Hello students, welcome to Sony Academy online classes. Myself Suman Kuntal will teach you the very first chapter of your science, that is agricultural management. What do you mean by agriculture management? Agriculture में आपको बताती हूँ. Agri is basically agriculture is made up of two words, agri plus culture. Agri means field and the culture means cultivation. जब हम किसी field में cultivation करते हैं, उसमें कोई हम कल्टिवेशन करके क्रॉप ग्रो करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. हमारा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, द मेथड और ऑर्गेनाइजेशन बाय विच वी ग्रो क्रॉप फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट और प्रोडक्शन. क्लियर? एग्रीकल्चर मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस या एक मेथड जिससे हम किसी फील्ड में एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करते हैं और फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए. तो जो हम स्टेप्स और मेथड्स हमारे फील्ड में एग्रीकल्चर में अप्लाई करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. कि हमने बीज कैसे बोना है, हमें हार्वेस्टिंग करनी है, हमें किस तरह की क्वालिटी के बीज हमें डालने हैं, इरिगेशन कितना डालना है, फर्टिलाइजर, मैन्योर, मतलब ये सारे प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं अपने फील्ड में ताकि हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आ सके. क्लियर? आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्लांट. क्रॉप प्लांट होती है ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है, जिसको हम बोते हैं, सोन करते हैं ताकि हम अपने फूड रिक्वायरमेंट ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए पूरा कर सकें. इंग्लिश को वैसे डिफाइन करेंगे, अ क्रॉप प्लांट ए प्लांट विच वी ग्रो टू फुलफिलमेंट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. जब हम जीव जंतु जितने भी हैं हमारे इस पृथ्वी पर, उनके फूड रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए जो हम प्लांट को ग्रो करते हैं, दैट इज़ योर क्रॉप प्लांट. जब वही पर्टिकुलर प्लांट हमारे बहुत बड़े एरिया पे हम ग्रो करते हैं, ऑन अ ह्यूज एरिया और लार्ज एरिया, वही सिंगल प्लांट, तो हमारी क्रॉप कहलाती है. क्लियर? तो हमारे पास क्या है, अब कोई भी क्रॉप जो हम ह्यूज एरिया पे ग्रो करते हैं, वही सिंगल क्रॉप, दैट इज नोन एज क्रॉप. क्रॉप जो है वो हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, खरीफ, राबी एंड जायद. जैसा कि मैंने आपको बदले यहाँ पे लिख रखा है. खरीफ, ये तीनों बर्ड्स बेसिकली हमारे अरेबिक बर्ड्स हैं. इन तीनों का ही कुछ ना कुछ मतलब है. जैसे खरीफ, इसका मतलब है ऑटम, मतलब जो इसलिए हमारी जो भी क्रॉप हमारी जो ऑटम सीजन में ग्रो की जाती है, ऑटम मीन्स अ सीजन विच कम्स आफ्टर योर समर सीजन. जैसे कि हमारा समर सीजन है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीजन आने वाला है, दैट इज़ योर ऑटम. तो उसमें जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो हमारी खरीफ क्रॉप कहलाती है. इनका सोन टाइम है जून जुलाई और हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर अक्टूबर. क्लियर? ये क्रॉप इनके लिए काफ़ी हाई मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाई वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. तो हमारे रेनफॉल, हमारे इस ऑटम सीजन में रेनफॉल काफ़ी होती है. तो जो मोस्टली जो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे रेनफॉल से हो जाती है. अगर इन केस हमारे पानी की कमी होती है तो हम जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है, दैट इज़ योर इरीगेशन, उससे हम उसकी पानी की फुलफिलमेंट कर लेते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि राइस, ज्वार, कॉटन, मेज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम खरीफ क्रॉप में मेनली ग्रो करते हैं. क्लियर? ये खरीफ क्रॉप के लिए हमारे पास टेम्परेचर अराउंड 30-35 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए. तो ये हमारा ऑटम सीजन में हमारे इस क्रॉप के लिए अवेलेबल है. नेक्स्ट, आपकी जो खरीफ क्रॉप होती है, ऑटम क्रॉप होती है, उसके बाद आपका आता है विंटर सीजन, और जिसमें हम रबी क्रॉप ग्रो करते हैं. रबी भी अरेबिक बर्ड है, वो भी अरेबिक बर्ड है, जिसको की क्रॉप जो हम स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्ट करते हैं वो हमारी रबी क्रॉप में आती है. क्लियर? जैसे कि हमारी अक्टूबर और नवंबर में इसका सोइंग टाइम है, बीज बोने का टाइम, और हार्वेस्टिंग टाइम है इसका मार्च. इनके लिए ये कैसी क्रॉप है, इसको जब हम ग्रो करते हैं, बीज को जब हम बोते हैं, तो उस टाइम उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ अराउंड 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके बीज बोने के टाइम. लेकिन जब वो प्लांट ग्रो होता है फ्रॉम आफ्टर जर्मिनेशन, तो उसको काफ़ी कोल्डर क्लाइमेट चाहिए, जो कि वो अवेलेबल है हमारी इंडिया के अंदर, दैट इज़ इन दिसंबर और जनवरी. लेकिन जब हार्वेस्ट, जब उस फसल को काटते हैं पकने के बाद, इट रिक्वायर्स क्वाइट हाई टेम्परेचर. क्यों? ताकि जो फसल है वो पूरी तरह से सूख जाए, उसमें मॉइस्चर नहीं रहे. अगर टेम्परेचर कम होगा, मॉइस्चर होगा, तो उसे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो हम इजीली ग्रेन्स को, जो भूसा होता है, हस्क होता है, चैफ होता है, उससे हम इजीली अलग नहीं कर पाएंगे. तो हार्वेस्टिंग के टाइम हमें क्या चाहिए, थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे मार्च में हमें अवेलेबल है. इस वजह से हमारे पास कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे हमारे पास वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, जो कि हम राबी क्रॉप में ग्रो करते हैं. उसके
बाद हमारा आ गया जायद क्रॉप, जो हम फिलहाल हम जिस फसल को या जो हम सब्जियां खा रहे हैं वो हमारे जायद क्रॉप की हैं, क्योंकि ये क्रॉप, ये एक्चुअली इनका सोइंग टाइम होता है मार्च और हार्वेस्टिंग टाइम इनका जून होता है। बेसिकली इनका हार्वेस्टिंग टाइम पर्टिकुलर नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये हमारे 40 to 45 डेज में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं अर्ली मैच्योरिंग टाइम। इसका ऐसा नहीं है, सपोज हम लोगों ने पम्पकिन की हमने बेल लगा दी हैं, हमने तोरई की बेल लगा दी हैं, हम लोगों ने भिंडी के प्लांट्स हैं, तो वो भिंडी आती रहती है, तोड़ते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली वो हमारे 1.5-2 महीने वो हमें जो लेडी फिंगर है वो हमको कंटिन्यूसली देती रहती है, तो हम उनको प्लग करते रहते हैं, उस पर दोबारा से आ जाती हैं। तो ये पर्टिकुलरली उसका हार्वेस्ट नहीं है कि एक बार फसल आ गई इसे काट दिया ख़त्म, वो कंटिन्यूसली हमें वेजिटेबल्स देते रहते हैं फॉर 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, अराउंड 4 मंथ्स वो हमें क्रॉप हमको प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा है, ये इसमें हमारे कुकुम्बर है, हमारे हम लोग फ़िलहाल अभी जो वाटरमेलन, मस्क मेलन, हमारे पास लौकी, पम्पकिन जो हमारे जायद क्रॉप में आते हैं। तो हमारे जो क्रॉप थी हमारे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड थी। फिर अब इन 3 क्रॉप्स के लिए हमारे इंडिया में बेसिकली 3 क्रॉप ही ग्रो की जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तीनों क्रॉप ग्रो हों। जैसे कि मैं बात करूं, आपकी तीनों क्रॉप्स हमारी उत्तर प्रदेश में या कोस्टल एरियाज़ में ग्रो की जाती है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे मेनली 2 ही क्रॉप ग्रो की जाती हैं, दैट इज़ योर खरीफ एंड योर रबी क्रॉप। वहाँ पे ये जायद क्रॉप बहुत ही रेयर ग्रो की जाती है। तो पूरी इंडिया में अगर मैं आपको एवरेज मानूँ तो मोस्टली हमारे पूरी इंडिया में तीनों क्रॉप ग्रो की जाते हैं। तो इन तीनों क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें स्टार्टिंग से एंड तक कौन से मैथड्स और प्रैक्टिसेस हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा इस नेक्स्ट टॉपिक में है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मैथड, जो हम क्रॉप को बोने से हार्वेस्ट और थ्रेसिंग करने तक हम जो अप्लाई करते हैं। आपका है फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और प्लॉइंग, मतलब कि हमारे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी बीज को बोना है उससे पहले हम अपनी क्रॉप को, अपनी जो फील्ड है उसको हम लूज़ करते हैं, हम उसको गुदाई करते हैं, हम उसको प्लाव करते हैं ताकि हमारी सॉइल कैसी हो जाए, लूज़। ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको खोदने को, लूज़ करने को, द प्रोसेस बाय बी लूजन द सॉइल इज़ नोन एज टिलिंग और प्लाविंग। क्लियर? तो हमारा सॉइल को लूज़ करना ताकि हमारा उसमें सीड इजीली जर्मिनेट हो सके। सीड हमने बोया है उसको जो रेस्पायर करना है, उसे CO2 चाहिए ताकि उस बीज तक इजीली वहाँ तक पहुँच जाए। क्लियर? तो हमारे क्या सॉइल चाहिए, हमें काफ़ी उसमें लूज़ चाहिए। उसके लिए हम लोग ये हो या फिर प्लाव, हल या फिर हमारा ये जो हम खुरपी जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी सॉइल को लूज़ करने के लिए। हम सेकेंड है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड। हमारी अब ज़मीन लूज़ हो गई है, अब हमें बीज डालना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट क्वालिटी सीड चाहिए होता है। तो आप लोगों ने आपने वर्ड सुने होंगे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, हम HYV सीड्स आपने नाम सुने होंगे। ये क्या होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो कि ऐसे पौधे जो कि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, मतलब कि इनके जीन्स में काफ़ी इंजीनियरिंग की होती है ताकि ये बीज ही हमारे हाई क्वालिटी होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे लिए देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो क्रॉप हम बोते हैं अगर हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ही प्रेफर करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन हो काफ़ी अच्छा हो, तो ये हमारे हाई क्वालिटी सीड्स में आ जाते हैं। तो हमारा जो बीज हमें बोने हैं, सीड्स हमें जो बोने हैं, हम उनका सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम सीड ड्रिल्स, जो हमारे सीड ड्रिल्स मशीन जो होती हैं जिससे हम खेतों में, जिनके द्वारा इस तरह की होती हैं जो हमारे खेतों में जाती हैं, वो हमारे सीड्स को इजीली हमारे पर्टिकुलर अलग अलग क्यारियों में उसको बो देती हैं, जिसके लिए हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे खेतों में हमने अब बीज बो दिए। उसके बाद आता है हमारे बीज भी बो दिए, उसके बाद हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, ताकि हमें अपने अपने सॉइल को अब इनरिच करना है बाय न्यूट्रिएंट्स। क्या करना है, हमें इनरिच करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉइल है, सॉइल जो है अब उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हर साल किसी फील्ड से बहुत सारा हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्या करते हैं, प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है।
तो उन डेफिशिएंसी, ताकि मुझे मेरी नेक्स्ट जो मैंने क्रॉप ग्रो करनी है वो भी अच्छे से प्रॉस्पर हो, अच्छे से ग्रो हो। तो इस वजह से मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मेरे को अपनी क्रॉप में ऐड करने होते हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइज हमारी क्रॉप को करते हैं, जैसे कि आपका है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे जो पल्सेस, अब जो दालें खाते हैं उनको बेसिकली, जो दालों वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। इनको हम सेल्फ फर्टिलाइजिंग सॉइल क्यों कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग सॉइल क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को हमारे इन रूट्स में फिक्स करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से ले लेगा और हमारे इन रूट्स में उनको फिक्स कर देता है। जैसे हम एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, और हमारा खाना क्या होता है, पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू पूरा क्या होता है, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसे ही हमारे राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं हमारे इन रूट्स में। अब आपको लग रहा होगा कि इतना नाइट्रोजन हमारे रूट्स में फिक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारी पल्सेस होती हैं, जो कि हमारी अमीनो एसिड्स, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है उसने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, हमारे रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स किया। एक प्रोसेस होता है, जिस तरह से हम O2 लेकर हमारी लंग से हमारे ब्लड में हमारा हेमोग्लोबिन उसको पकड़ लेता है, वैसे ही वो रूट्स में उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से हमारे वाटर और मिनरल्स दोनों हमारे पूरे प्लांट में पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हमारे रूट्स हमारे उस नाइट्रोजन को लेकर पूरे बॉडी पार्ट अपने प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर। तो वो हमारा जो फिक्सेशन है वो बेसिकली नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में हो जाता है। क्लियर। नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या काम करता है, नाइट्रोजन NO3 और NO2 के फॉर्म में यहाँ फिक्स हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन जाता है, फिर वो हमारा अमीनो एसिड्स बनती हैं। अमीनो एसिड्स क्या है, हमारा बेसिक कंपोनेंट है जिससे हमारी प्रोटीन बनाई जाती हैं। क्लियर। तो हम जो दालें खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, वो बेसिकली हमारी अमीनो एसिड से बनी हुई होती हैं। इसीलिए हमें जो हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, हमारी जो दालें हैं, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और ये हमारे मेन जो हमारा जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को हमारे रूट्स में फिक्स करने का काम करता है। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जिसमें हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, या कोई कंपाउंड जिनमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए दे आर मोर हेल्पफुल रैदर देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होते हैं, जैसे कि आपके कंपोस्ट पेड या फार्म यार्ड वेस्ट, या फिर आपके पत्ते, उनको डिकम्पोज करके काउ डंग को डिकम्पोज करके जो हमारा मैन्योर तैयार किया जाता है, दैट इज़ नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो से हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली हमारे क्रॉप्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्यों, क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक जो हम वेस्ट डालते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, प्लस वो हमारे जो सॉइल है उसको इनरिच करता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको बल्कि और हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। क्यों, क्योंकि और जो पेड़ पत्ते या हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल में पाए जाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे उनको कन्वर्ट करके हमारे नॉर्मल मैन्योर में या और कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं, और हमारे प्लांट्स उन कंपोनेंट्स को इजीली एब्जॉर्ब करके अपने आप को प्लांट हमारा ग्रो अच्छे से हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हमारे फर्टिलाइजर में नहीं होता। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में मेनली क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। क्लियर। जो कि हमारी मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको हम केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये हमारे
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने डाल दिया खेतों में, हमारे खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये साथ ही साथ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कीड़े जो हमारे खेत में हमारे पत्तों को गलाकर हमारे नेचुरली खाद बनाते हैं, उनको भी मार देते हैं। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र जो है तो होता है वो हमारे क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा मोर बेनिफिटफुल नहीं होता है जितना कि हमारे खेत के लिए मैन्योर बेनिफिटफुल होता है। क्लियर? ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आपने देखा होगा आप लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, इनमें एनपीके कंपोनेंट, एनपीके लिखा हुआ आता है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों कंपाउंड से बेसिकली हमारे फर्टिलाइजर्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका इरिगेशन, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इरिगेशन, पानी हमारे खेतों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस, जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं आपको पता है हमारे प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द रिएक्शन दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। क्लियर? हमारे पेड़ पौधे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, you can say in the presence of sunlight और by the help of your chlorophyll pigment, जो हमारी पत्तियों में पाई जाती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमारी पत्तियों में पाई जाती हैं, उनके प्रेजेंस में सनलाइट को ट्रैप करके फोटोन्स, मैंने कहा है फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट होता है। क्लियर? सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट को एब्जॉर्ब करके हमारे प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो खाना बाय सेल्फ बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में हमारे जो प्लांट्स हैं बाहर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उनमें वो क्वालिटी होती है, वो ट्रैप करते हैं CO2, जिसे हम एटमॉस्फेयर से O2 लेते हैं। द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और हमारा जो वाटर है दैट इज बाय इरिगेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए वाटर के हमारे 6 मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 6 ये कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा खाना बन जाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमारे पास, और जैसे कि हमारे दोनों कंपोनेंट्स यूज़ किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, हमारा खाना क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमारे बनने वाले हैं। इनको इस्तेमाल करके हमारे पेड़ ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे लिए 6 O2 मतलब 6 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के वो हमें निकालते हैं। क्लियर? जिसको हम लेते हैं अपने इस्तेमाल में। इस तरह से हमारे पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन निकालते हैं। क्लियर? और ग्लूकोज को वो अपने खाने में या फिर हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनके फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं। ठीक है? जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ये जो हमारा 6H12O6 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो हमारे पेड़ पौधे उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को खुद भी यूटिलाइज करते हैं, और या फिर ज़्यादा होता है तो वो किसी फ्रूट के फॉर्म में या ग्रेन के फॉर्म में या वेजिटेबल के फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं, उसको फिर हम लोग खा लेते हैं। ठीक है? और CO2 को वो एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और हम उसको ले लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी नीड इरिगेशन। क्लियर? इरिगेशन मीन्स वाटर। अब हमारे पास इंडिया में रेनफॉल तो होता है, बट लेकिन पूरे टाइम हर टाइम रेनफॉल नहीं होता है। तो हमारे पास 3 क्रॉप है, उनको ग्रो करना है। तो जब हमारी रेनफॉल नहीं होती है तो उन सब के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ पुटिंग वाटर इनटू द फील्ड इज इरिगेशन। बेसिकली हमारे इंडिया में अब 2 मेथड्स हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप। ये ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम खेतों में पानी तो देंगे बट लेकिन बहुत धीरे धीरे, जिससे हमारी जो सॉइल है वहीं पर जमी रहे। अगर हमने बहुत ट्यूबवेल की बड़ी बड़ी पाइप से हमने पानी डाला तो क्या होगा, हमारे जो सॉइल है उसकी जो अपर लेयर है वो क्या होगी, दैट गेट फ्लोन अवे, वो इरोड होकर आगे चली जाएगी, बह जाएगी। जो अपर मोस्ट सॉइल जो कि हमारे खेत के लिए, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा ह्यूमस पाया जाता है, जो मेरे पेड़ पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मुझे जो अपर मोस्ट लेयर है उसको बहाना नहीं है, उसको
इसको वहीं पर रखना है। तो ये दो बेस्ट मेथड्स हैं। ये धीरे धीरे पानी डालते हैं, इतना धीरे धीरे कि वो पानी हमारी जो लैंड है वो ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके दोबारा पानी आता है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे पानी डालने वाले प्रोसेस हैं, इनको हम कहते हैं मॉडर्न मेथड्स। क्या कहते हैं इनको? मॉडर्न मेथड्स। जैसे कि पहले हमारे पुराने मेथड्स है चेन पंप, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में एक जो बुल है वो हमारे कुएं के चारों तरफ घूम रहा है, पानी को निकाल रहा है, वो पानी निकाल रहा है, फिर धीरे धीरे पानी जा रहा है हमारे खेतों में। वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पुराने मेथड्स है। हमारे पास अभी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन है। अगर आपने देखा होगा तो एक पतली सी पाइप लगी रहती है, उसके चारों तरफ पानी निकलता रहता है, वो घूमता रहता है, तो धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पूरे वो फील्ड में पानी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा कि हमारी क्रॉप में अब हमारे पास क्रॉप बढ़ रही है, तो उसके साथ हमारे पास अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ वीट क्रॉप, लेकिन साथ में बहुत सारे जो हम पेड़ पौधे नहीं पसंद करते वो भी ग्रो हो जाते हैं। क्लियर? उनको कहते हैं वीड्स। तो उनको ख़त्म करने के लिए या तो हम मैनुअली या खुद जाएं उनको प्लग करें, जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो हमें क्रॉप में नहीं चाहिए उनको खुद जाके प्लग करें, या फिर हमारे पास इनकी दवाइयाँ आ गई हैं, दैट इज़ नोन एज वीडीसाइड्स। क्लियर? इससे इस दवाई से क्या होगा, हमारे जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, उनको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। स्प्रेड किया, जो प्लांट हमें रिमूव करने उसकी पर्टिकुलर वीडीसाइड्स आती हैं। इसके अलावा भी हमारे खेत को जो खराब करते हैं दैट इज इंसेक्ट्स। हमारे सारे इंसेक्ट्स हमारे खेत के लिए नुकसान नहीं होते, क्योंकि इंसेक्ट्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, जैसे कि आपकी ड्रैगन फ्लाई है, फ्लाइज हैं, जो पॉलिनेशन में आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि हमारे जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे फ्लावर्स के अंदर, तो वो पॉलिनेशन होता है कि हमारे जो मेल स्टेमन से हमारे वो स्पोर्स आते हैं, वो हमारे फीमेल स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, फिर हमारा प्लांट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो हमारे जो मेल गैमेट्स जो हमारे मेल प्लांट से आते हैं वो हमारे फीमेल प्लांट तक आने में जो हवा, पानी, इंसेक्ट जो हेल्प करते हैं दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? तो वो हमारे इंसेक्ट भी करते हैं। तो सारे इंसेक्ट्स हमारे खेत के लिए नुकसान नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे होते हैं इंसेक्ट्स जो हमारे खेत को नुकसान कर देते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स है। नेक्स्ट है आपका पेस्ट, जैसे आपके चूहे हैं, आपकी बीटल्स हैं जो कि हमारे पेड़ को अंदर ही अंदर पूरा खा जाते हैं, हमारी क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये पेस्ट क्या करते हैं, हमारे फसल को नुकसान करते हैं। तो इनके लिए भी मारने के लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी क्रॉप ताकि अच्छे से प्रॉस्पर हो, अच्छे से ग्रो करे और हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग, जो कि हम हार्वेस्टर से करते हैं। हमारी क्रॉप बच चुकी है, उसको काटना है, उसको हार्वेस्टर्स के द्वारा उसको काट दिया जाता है, या फिर मैनुअली भी, मतलब हम खुद जाके खेतों को बाय सिक्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, जो कि इस तरह की होती है, ये होती है जैसे हम मैनुअली जो हम लोग नॉर्मल हमारे गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा रिच नहीं होते, हार्वेस्टर्स थोड़ी कॉस्टली पड़ता है, तो लोग मैनुअली जाके इस सिकल से उस खेत को काटते हैं। ठीक है? और फिर उसको सम टाइम दे रिमेन इट एज इट इज़। क्यों? ताकि उसमें से जितना भी जो मॉइस्चर है वो उससे एवेपोरेट हो जाए, निकल जाए, और हमारी क्रॉप हमारे पास पूरी तरह से ड्राई क्रॉप हो जाता है, कि ईजीली हम क्या कर सकते हैं, उससे जो हमारा भूसा होता है, जो चैफ होता है, हस्क होता है, उसको ग्रेन से इजीली वो सेपरेट हो जाए। जितना वो ड्राई होगा उतना ही इजीली हमारा क्या होगा, ग्रेन का सेपरेशन हो जाएगा चैफ से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव या वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चैफ। हमने काट लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया, हमने जगह जगह पेड़ काट के इकट्ठे हमने रख लिए, सुखा दिया, अब उनको थ्रेसर से उनको ग्रेन्स को अलग अलग निकालना है। क्लियर? तो उसके बाद जो हम ग्रेन्स निकालते हैं फ्रॉम द चैफ, जो भूसा होता है उसको चैफ, हस्क भी कहते हैं, जो द प्रोसेस होता है जिसे हम सेपरेट करते हैं दैट इज नोन एज योर थ्रेसिंग। ठीक है? इनके लिए मशीन होती है आपकी थ्रेसर्स।
ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हमारे पास अब ग्रेन आ गया, ग्रेन निकल गया, भूसा को भी क्या करना है, स्टोर करना है। अगर जिनके पास जो दोज हु डू एनिमल हस्बेंड्री, जो लाइव स्टॉक्स रेयर करते हैं, उनके लिए भूसा चाहिए क्योंकि पशुओं को भी खाना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद ग्रेन, अब दोनों को हम स्टोरेज की बात करते हैं। तो हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए साइलॉज और जूट बैग्स, जिनमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अपने घर में एक ऐसी जगह हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे इजीली हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकें, चाहे वो लंबी लंबी जो टंकी होती हैं उनके अंदर या जूट बैग्स के अंदर, जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जितना मॉइस्चर होगा वैसा का वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, हमारी क्रॉप को वहाँ पे भी खराब कर देंगे। तो इनमें हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप को स्टोर करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है, ग्रो से लेके हमारा स्टोरेज तक, सोन से लेके स्टोरेज तक, हमारे पास ये तरह तरह के हमारे पास मेथड्स हम अप्लाई करते हैं अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में। क्लियर। और भी डिटेल में अगर आपको डाउट है इस चीज़ में, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और आपको आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर एट होम एंड प्लीज डू योर वर्क हार्ड। गुड लक एंड गुड बाय।